Okay जी, अस्सलाम वालेकुम. Let's begin with the next topic. That is the topic of human physiology. और ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर अब हम आ रहे हैं, जो एक्स्ट्रा टॉपिक करने लगे हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम. अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो तो थोड़ा सा तो बनता ही है, नहीं सर? नाश्ता पहले ही नहीं किया हुआ, ऊपर से आपने ये दिखा दिया. तो मजे का टॉपिक है ये है. इसके कुछ ये ब्लॉक्स हैं जिसमें हमने इसको एमडी कैट के कॉन्टेक्स्ट से करना है. मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारी बातें इसकी आपको पता होंगी ऑलरेडी, लेकिन एमडी कैट के कॉन्टेक्स्ट से बस इसको देखेंगे. इंट्रोडक्शन, जर्नल माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ब्रैकेट में क्या लिखा है, हिस्टोलॉजी ऑफ दिस होल ट्रैक. देन मैक्रोस्कोपिक और ग्रॉस, जो नेकेड आई से चीजें नजर आ सकती हैं. देन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट, बहुत डिटेल के साथ देखेंगे. तो डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स हैं, इसमें से एक डाइजेस्टिव सिस्टम भी है जो सारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. दैट्स द इंपॉर्टेंस. तो जो ह्यूमन में चलता है उसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन पैटर्न. इज अ टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंजेशन एंड इंटरनल प्रोसेसिंग ऑफ लिक्विड और सॉलिड. ठीक हो गया ना, कि सिर्फ इतना नहीं है कि हमने फूड देख लिया या उसको टच कर लिया तो हमारी न्यूट्रिशन पूरी हो जाएगी, ऐसे नहीं. हमें उसको पहले इंजेस्ट, पहले खाना पड़ेगा, अंदर लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद उसकी वहां पे प्रोसेसिंग होगी, फिर खाना न्यूट्रिशन पहुंचेगी. कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? इंजेशन, डाइजेशन स्मॉल पार्टिकल में, एब्जॉर्प्शन, एजिमिलेशन और इजेशन. इन सारे स्टेप्स को हम बारी बारी देखते हैं आगे. So digestion is the process by which food is converted into substances that can be absorbed, जो कि easily absorb किए जा सके, assimilate किए जा सके. One of the characteristic process. Digestive system for a system होता है जिसमें different organs शामिल होंगे, जो organ मिलके एक ही काम करने की कोशिश कर रहे होंगे, digestion. और इसको हम gastrointestinal tract कहते हैं. MBBS में ना ये वाली टर्म चलती है, GIT बोलते हैं, gastrointestinal tract. Digestive system आपके लिए, वहां पे GIT कहते हैं इसको. आगे आती है इसकी जनरल माइक्रोस्कोपिक पिक्चर. माइक्रोस्कोपिक पिक्चर करने के लिए ना, पता उसको कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूं. मेरी तरफ देखो. जस्ट एज्यूम करते हैं कि हमें किसी ने बहुत बड़ी चीज के मुंह के अंदर चले गए हम, डायनासोर, मतलब कोई ऐसी चीज हमें चबा नहीं रही है, बस उसके मुंह में विजिट करने गए हम. और वेल हो गई शायद, वेल के अंदर चले गए हम. अब उसके मुंह में जाते हुए हम पहुंच गए, और हम ये एज्यूम ये भी कर रहे हैं कि उसके अंदर का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे जैसा ही, ये हम एज्यूम कर रहे हैं. हम उसके अंदर गए हैं तो उसके अंदर जाके अब हम ईसोफेगस, उसके बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. अब इसमें हमें क्या चीजें ऐसी हैं कि अगर हम स्टमक की वॉल में खड़े हुए हैं तो वो कौन सी लेयर्स हैं जिसके ऊपर हम पाँव रख के खड़े हुए हैं, हम किसके ऊपर पाँव रख के खड़े हुए हैं, उसके लेयर नीचे कौन सी है, नीचे कौन सी है, नीचे कौन सी है, ये सारी माइक्रोस्कोपिक देखते हैं हिस्टोलॉजी वाइज. अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं? लोकेशन ऑफ लेयर, स्ट्रक्चर ऑफ लेयर, फंक्शन ऑफ लेयर. लोकेशन ऑफ लेयर से ये कौन सी लेयर होगी जिसपे हम खड़े हुए हैं, या जो बिल्कुल बाहर की तरफ है, जो बिल्कुल बाहर की तरफ. स्ट्रक्चर ऑफ लेयर से कोई बात नहीं, अभी इसके नहीं भी आंसर आ रहे, करते हैं इसको. फंक्शन ऑफ लेयर से ये हैं वो 4 लेयर्स जीआईटी की हिस्टोलॉजी में. अच्छा, ये पता है किस तरतीब से ऊपर से नीचे? वही जिस तरह हम खड़े हुए हैं. हम जिस लेयर के ऊपर, किसी के स्टमक में हम चले जाएं तो जिस लेयर के ऊपर पाँव रख के खड़े होंगे उसका नाम क्या होगा? म्यूकोसा. ये फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड है, अंदर से बाहर की तरफ. अब मैं तरतीब से बोल रहा हूं. म्यूकोजा, उसके नीचे सब म्यूकोजा, मस्कुलैरिस एक्सटर्ना, फाइनली सिरोजा. म्यूकोजा के देखो आगे कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स बने हुए. कौन से? एपिथेलियम, जिसके ऊपर एक्चुअली हमारा पाँव पड़ा होगा, एग्जैक्टली जहां फूड टच करता है आके. लेमिना प्रोप्रिया, जिसको कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं. और तीसरी चीज क्या है? मस्कुलैरिस म्यूकोजा. बेटे मस्कुलैरिस एक्सटर्ना और चीज है, मस्कुलैरिस म्यूकोजा और चीज है. उसके बाद अगली लेयर सब म्यूकोजा, इसके भी आगे सब पार्ट्स नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू. मस्कुलैरिस एक्सटर्ना में फिर 2 लेयर्स है मसल्स की, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल. इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूड. सर्कुलर ये देखो, इधर देखना जरा, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल. अच्छा, सर्कुलर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा मसल तो क्या करेगा? गौर से, सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है? जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेंथ का मसला हो रहा है कि डायमीटर का?
डायामीटर, डायामीटर छोटा डायामीटर। और जब एक लॉन्गिट्यूडनल मसल है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, अब ले गौर से समझो बात, अभी करवाता हूं, इनके फंक्शन करवाता हूं। तो मुझे 4 लेयर रिवाइज करवाओ जल्दी से। म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना और सिरोसा। म्यूकोजा के 3 पार्ट्स, एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलरिस म्यूकोजा। ये इनर सर्कुलर के नीचे क्या लिखा हुआ है? मिक्सिंग मूवमेंट। इनर सर्कुलर के नीचे क्या लिखा हुआ है? मिक्सिंग मूवमेंट। तो जब डायामीटर छोटा होता है और बड़ा होता है तो अंदर जो चीज होगी वो क्या हो रही होगी? मिक्स, उधर ही खड़े होके। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या हो रही है? प्रोपल्सिव मूवमेंट। लेंथ जब छोटी बड़ी हो रही है तो फूड आगे जा रहा है, फूड आगे जा रहा है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, दोनों ही पेरिस्टाल्सिस हैं। पेरिस्टाल्सिस की टर्म पढ़ते हो ना, कि कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन। होता क्या है पेरिस्टाल्सिस में? होता क्या बेसिकली, जो फूड के पीछे का पार्ट है वो कंस्ट्रिक्ट करता है, जो फूड के आगे का पार्ट है वो जगह बनाता है, रिलैक्स करता है, और ऐसे फूड पुश होता जाता है। चॉपर से जब दही निकालते हैं, निकालने के बाद जो हमें लगता है कि अभी भी दही अंदर मौजूद है, तो हम क्या करते हैं? ऊपर से पकड़ते हैं, पीछे से, वो बिल्कुल पेरिस्टाल्सिस, पीछे वाली चीज को कंस्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं, आगे वाला ऑटोमेटिकली खुलता जाएगा, चीज आगे फॉरवर्ड होती जाएगी। दोनों ही पेरिस्टाल्सिस का पार्ट है, दोनों के दोनों। पेरिस्टाल्सिस में सिर्फ इसको ना शामिल कर लेने के, प्रोपल्सिव में पेरिस्टाल, मिक्सिंग भी पेरिस्टाल्सिस का ही पार्ट। ये एक्चुअली डायग्राम में, हिस्टोलॉजी में कैसे नजर आ रहा है? ये इनसाइड ल्यूमेन है और ये आउटसाइड जो ऑर्गन को टच कर रही है। ठीक हो गया? अब इसको वेयर इज म्यूकोजा, वेयर इज म्यूकोजा, हाईलाइटेड, ये येलो में किया हुआ आपके लेफ्ट हैंड साइड पे। म्यूकोजा के 3 पार्ट कौन से हैं? देखो, एपिथेलियम, फिर उसके बाद वो व्हाइट में पोर्शन है दरमियान में लैमिना प्रोप्रिया, और फिर कौन सा है? मस्कुलरिस म्यूकोजा। अगला पोर्शन कौन सा है? सब म्यूकोजा, सारा व्हाइट है, सारा कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ। किसका कनेक्टिव टिश्यू? ना हमारा सीमेंट है एक किस्म का। कनेक्टिव टिश्यू पता है ह्यूमंस में कहां होता है? जहां पे कुछ नहीं होता ना, वहां पे कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू एक फिलिंग मटेरियल है, जिससे क्या हुआ हुआ? फिल हुआ हुआ, ये फिलिंग मटेरियल आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेयर कौन सी आ रही है? मस्कुलरिस एक्सटर्ना। मस्कुलरिस एक्सटर्ना में अब देखोगे लग भी रहा है आपको, इनर सर्कुलर, सर्कल में बना हुआ है, और कौन सी है? ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ये फाइबर ऐसे कटे हुए सामने, ऐसे नजर आए, लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल, ये मेंबर। और सिरोजा लास्ट में, सिरोजा की लास्ट लेयर, उसमें भी 2 पार्ट्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम। ये एक और तरीका है इसको देखने का। यहां से मैंने एक एमसीक्यू करवाना है आपको, मैंने डायग्राम आपको इसलिए दिखाई है। वो आपकी राइट हैंड साइड पे एक्सट्रीम में देखो, चारों लेयर्स लिखी हैं, सबसे बड़ी कौन सी है? म्यूकोजा। सबसे जो थिकेस्ट लेयर है ना चारों में से म्यूकोजा। म्यूकोजा का काम भी ऐसा है, जरा म्यूकोजा को गौर से देखो, म्यूकोजा में है क्या क्या। इसको क्या कहते हैं? ये जो ऐसे खाइयां सी बनी हुई है, इसको कहते हैं क्रिप्ट्स। क्या कहते हैं? क्रिप्ट्स। ये ग्लैंडुलर ने, ग्लैंडुलर डिप्स बनी हुई है। अच्छा, गेस्ट फॉर एग्जांपल ये स्टमक है, जरा गौर से देखना, अगर ये स्टमक है तो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस कैसे बनता है? यहां से बनना शुरू होता है, ये ग्लैंड की जो क्रिप्ट्स बनी है ना, यहां से भरना शुरू होता है, ऐसे बनता जाता है, बनता जाता है, और निकल के वो बाहर आ जाता है स्टमक में ऐसे। मतलब अगर हम डायनासोर के उस पे स्टमक के अंदर खड़े हुए हैं तो एकदम हमारा पाँव फंस जाएगा कहीं पे। वो पाँव किस चीज में फंसेगा? क्रिप्ट्स के अंदर, क्योंकि वो ग्लैंडुलर सिक्रीशन है जो कॉन्टिन्यूस गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती रहती है। अगर ये स्टमक है तो, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट में डिफरेंट आ जाता है। अच्छा, सबसे छोटी लेयर कौन सी है? सिरोजा। सिरोजा सिर्फ एक लेयर है, जस्ट ए लेयर। बात समझ आ रही? ये सिरोजा सबसे छोटी है, म्यूकोजा सबसे थिक होती है, ऐसे होता है। हाँ, एक चेंज और कर लो इसमें, अभी बता देता हूं, बाद में फिर शायद याद ना रहे। मसल में कितनी लेयर्स होती हैं? मस्कुलरिस एक्सटर्ना में कितनी लेयर्स हैं? 2। कौन कौन सी? इनर सर्कुलर, आउटर। अगर स्टमक है तो 3 होती है। अगर स्टमक है तो बाकी पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक, इसोफेगस से लेके एनल कैनाल तक, सब में कितनी लेयर मिलेंगी? 2। स्टमक में कितनी? 3। स्टमक में होती है इनर सर्कुलर, मिडल ऑब्लीक, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। मतलब इनर और आउटर वही वाली हैं, सेंटर में कौन सी आ गई है? मिडल ऑब्लीक। उसके फाइबर ऐसे ऑब्लीकली अरेंज्ड होते हैं, ना सीधे ना सर्कुलर है, ऑब्लीकली अरेंज्ड। अल्लाह ताला ने क्यों एक एक्स्ट्रा लेयर दी है स्टमक को? व्हाट इज सो इंपॉर्टेंट अबाउट स्टमक?
द ओनली पार्ट वेयर फूड इज स्टोर्ड। ना माउथ में फूड स्टोर कर सकते हैं, ना इसोफेगस में फूड स्टोर कर सकते हैं, ना स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में। सिर्फ कहां स्टोर हो सकता है? स्टमक। और मुझे एक बात बताओ, जहां स्टोरेज होनी है वहां फूड कितनी ज्यादा देर रहेगा? बाकी जगहों पे देर में कम रहेगा। तो जहां ज्यादा देर रहेगा उसके लिए अल्लाह ताला ने क्या सेट किया हुआ है? एक्स्ट्रा लेयर दी हुई कि प्रॉपरली चर्निंग हो, प्रॉपरली फूड वहां पे जरा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो उसको मिक्स करने के लिए स्टमक को लेयर भी क्या दी हुई है? एक्स्ट्रा। और ये अल्लाह की बड़ी ब्लेसिंग है कि अल्लाह ने हमें स्टमक दे रखा है। उसकी वजह से एक फायदा क्या हो जाता है? हमें एक फुलनेस की कैफियत आ जाती है। हमें हो जाता है ओके हमारा पेट भरने की नहीं कहते, मेरा पेट भर गया मैं और नहीं खा सकता, अगर भर जाए तो उस कैफियत के अंदर वो स्टमक होता है कि इसका स्टोरेज फुल हो जाए। अब आती है जनरल मैक्रोस्कोपिक, इसमें फ्लो चार्ट दिखाना है मुझे आपको। ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ से लेके और एनल कैनाल तक है। अब जरा गौर से इसको फोकस करना है। मेजर पार्ट बड़े 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 पार्ट देखो, वो तो आपको पता ही है। ओरल कैविटी पढ़ो, आगे क्या लिखा है? एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ओरल कैविटी में आगे लिखे हुए हैं लिप्स, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, टंग, टीथ और चीक। ओरल कैविटी इज जस्ट लाइक अ बॉक्स, अ क्लोज रूम। कुछ चीजें उसकी छत बना रही हैं, कुछ दीवारें बना रही हैं, कुछ फ्लोर बना रही हैं। अभी देखते हैं वो क्या क्या है। ईसोफेगस के आगे पार्ट्स नहीं लिखे हुए क्योंकि ईसोफेगस एक ही ट्यूब है। स्टमक के आगे फिर 4 पार्ट्स लिखे हुए, क्या क्या है? पहले कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। वो कार्डियक एंड उसका एंट्री पॉइंट है, पाइलोरस उसका एग्जिट पॉइंट। उसके बाद अगला आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स पढ़ो कौन कौन से हैं? ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट कौन से हैं? सीकम, कोलन, रेक्टम। और कोलन में आगे कौन से पार्ट्स लिखे हुए हैं? असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग सिग्मोइड। ये बात समझ आ गई आपको? माउथ, ईसोफेगस, ईसोफेगस थोड़ा लेफ्ट पे आ जाती, मैं अपना लेफ्ट कर रहा हूं। ईसोफेगस, नीचे आ जाओ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन दरमियान में ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम। इलियम होता राइट बॉटम साइड पे, यहां पे जाके सीकम, जहां अपेंडिक्स होती। अपेंडिक्स कहां पे होती है? इलियम और सीकम के जंक्शन, राइट बॉटम अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के बाद उसके बाद सीकम, वही पाउच होगी। सीकम के बाद क्या आ जाता है आगे पार्ट? कोलन। कोलन के 3 पार्ट कौन से हैं? असेंडिंग, इधर देखो, असेंडिंग राइट साइड पे होता है, अपनी राइट करो, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। आखिर में सिर्फ एक कर्व्ड पार्ट होता है छोटा सा, मतलब ऐसे आ रहा है ना, ये नीचे आ रहा है डिसेंडिंग, आखिर में ऐसे कर्व्ड पार्ट होता है। कोलन सीधा नहीं जा रहा होता है, थोड़ा सा कर्व। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रेक्टम। पिक्चर समझ आ गई आपको? अब बारी बारी इसको देखते हैं, इंडिविजुअली पार्ट्स को देखते हैं। ये ऐसे चल रहा है। वो जो राइट पे डायग्राम है ना, मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। उसमें कुछ ग्रीन में है, कुछ चीजें लाइट ग्रीन में, वो क्या है? द ग्लैंड्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन ये तो अभी हमने कहीं पार्ट्स में पढ़ा ही नहीं। हमने तो पढ़ा माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, ये तो हमने कहीं पढ़े नहीं। तो इसको फिर शामिल करें कि ना डाइजेस्टिव सिस्टम में? दीज आर जस्ट दी असेसरी ग्लैंड्स। इनको क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है ये। अच्छा सुन लो, डाइजेस्टिव सिस्टम का सर पार्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि इनमें डाइजेशन नहीं होती। माउथ में क्या लिखा हुआ है, क्या है ग्रीन में बना हुआ? स्लिवरी ग्लैंड। स्लिवरी ग्लैंड में डाइजेशन नहीं होती जाके फूड की। स्लिवरी ग्लैंड अपनी सिक्रीशन माउथ में प्रोड्यूस करते हैं, जिसको स्लाइवा कहते हैं, और वो स्लाइवा माउथ में डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होने के लिए जरूरी है कि फूड उसमें जाए और उसमें फूड की डाइजेशन हो। स्लिवरी ग्लैंड में फूड नहीं जाता। गॉल ब्लैडर, लिवर और पेनक्रियाज, इसमें फूड नहीं जाता। ये सिर्फ अपनी सिक्रीशन देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, ड्यूडेनम को, जिसमें फूड आगे डाइजेस्ट होता है। इसीलिए ये कभी भी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। इनको अब हाँ ये जरूरी है कि इनके बगैर काम भी नहीं है। ये एसेसरी ग्लैंड भी इतने जरूरी है, अगर माउथ में स्लाइवा ना हो फूड के एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। स्टमक गैस्ट्रिक जूस नहीं आ रहा, पेनक्रियाटिक जूस नहीं आ रहा, देयर इज नो रीजन फॉर फूड टू गेट एब्जॉर्ब। ऐसे लोकेशन होती है हमारी इंटेस्टाइन की, और ऐसे वो ऊपर से इसोफेगस आ रही है, हार्ट के पीछे स्टमक, ये स्टमक का पार्ट आपको छोटा सा आपको नीचे नजर आ रहा होगा, उसमें चल रहा है। नीचे ये जो होता है ना गुच्छा सारा, ये जो इकट्ठा पड़ा होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो बने ना, ये असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, नीचे वो सेगमोइड का पार्ट नजर नहीं आ रहा, वो नीचे। बताओ। हाँ
ओरल कैविटी एंड स्मॉल, ओरल से स्लाइवरी ग्लैंड और स्मॉल इंटेस्टाइन से पैनक्रियाज और लिवर। ये जितने सेसरी ग्लैंड है इनकी सिक्रीशंस को क्या बोले, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन? एक्सोक्राइन। सब डक्ट के जरिए पहुंचती है, ब्लड के जरिए नहीं। कैसे पहुंचती हैं? डक्ट्स के जरिए। अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और डिफरेंट पार्ट्स, अब बारी बारी एक एक पार्ट पकड़ते हैं, उसको करते हैं। अभी देखो हमने क्या क्या करना है इसमें, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी, स्ट्रक्चर फंक्शन इसोफेगस, स्ट्रक्चर फंक्शन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आखिर में समरी टेबल और की पॉइंट्स देखेंगे इसके। एमसीक्यूज है मेरे पास काफी सारे, वो मैं साथ साथ करवाता रहूं। तो कमिंग टू द फर्स्ट वन, द ओरल कैविटी। मैंने आपको पहले बताया था ये एक रूम की तरह, इसके एंट्रेंस का नाम क्या है? लिप्स। माउथ के एंट्रेंस का नाम लिप्स। बाउंडेड बाय पैलेट, टंग, टीथ एंड जीगर। देखते हैं, लिप्स है ओपनिंग, डोर को ध्यान में रखो। सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट है रूफ, टंग इज दी फ्लोर, टीथ एंड चीक्स आर दी वॉल्स। पूरा ऐसे बंद बॉक्स की तरह है। ऑफ कोर्स इसके आगे से एंट्री है और पीछे से एग्जिट भी खुला हुआ। हम उसके हिसाब से फूड लेकर आते हैं और इसमें जाता है। ये तो खैर आपने कर लिया। इसके जो एमडी कैट के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना, वो ये वाला पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन माउथ का क्या है? इट्स डाइजेशन से भी पहले सिलेक्शन ऑफ, और ये कोई और पार्ट नहीं करता। ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल, लार्ज इंटेस्टाइन, उनको जो चीज मिल गई वो मिल गई, वही जाने वाली है आगे। माउथ सिलेक्ट या रिजेक्ट कर सकता है। अगर आपके सामने खाना पड़ा हुआ है, आपकी मर्जी है, आप उसको माउथ में डालें या ना डालें। मतलब माउथ की सिलेक्शन का मतलब तो यही हुआ ना कि माउथ में डालने से पहले खाने के बारे में सोचा जा सकता है कि वो खाना है कि नहीं। अगर आपने डिसाइड कर लिया खाना है तो माउथ में जा रहे। अब सिलेक्शन में एक और इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बताता हूं आगे। ओरल कैविटी इज एडेड इन सिलेक्शन बाय सेंसेस ऑफ स्मेल, टेस्ट एंड, आगे देखो साइट। देखो मेरी बात सुनो, अल्लाह ताला ने एक ऐसा जबरदस्त फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाया हुआ है ना इंसान के लिए खाने का, इससे अच्छा फिल्ट्रेशन सिस्टम है ही कोई नहीं। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप खाने को जिस बेस पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हो ना, वो आपकी साइट होती है। ना टच किया, ना टेस्ट किया, ना स्मेल किया, सबसे पहले क्या किया? देख के आपको बोला ये सही नहीं लग रहा। आपको पता है कि राइस जब पकते हैं उनकी कंसिस्टेंसी क्या होती है, रोटी, सालन या व्हाटएवर फूड कोई भी है, वो देखने में कैसा लगता है आपको पता है, आपकी मेमोरी में है। अगर आपको देख के कोई कह रहा है कि ये बर्गर है लेकिन वो देख के सही नहीं लग रहा, आप कभी उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। दूध, अक्सर जब दूध खराब हो जाता है देख के पता लग रहा होता है कि दूध खराब है, आप उसको टेस्ट करके कंफर्म नहीं करते, पूरा गिलास भर के पहले पी लिया, हाँ वाकई खराब। आप डस्टबिन नहीं है, इंसान है, आपको देख के पता लग गया। अच्छा, व्हाट इफ एक फूड देख के लग रहा है कि ठीक है? सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, नहीं स्मेल से भी पहले, यू टच इट। स्मेल तो टच करके ही उठाएंगे ना। द सेकंड इंपॉर्टेंट, पहले साइट, दूसरी टच। आपने निवाला बनाया राइस का या बर्गर को उठाया या रोटी ली, सारी किसी भी केस में उसको टच करो, टच करके आपको लग रहा है नहीं ये कंसिस्टेंसी नहीं। चावल देखने में ठीक लग रहे हैं लेकिन अगर हाथ से आप खा रहे हैं, आपने उसको टच किया, आपको लगा नहीं यार ये तो खराब है, अब टच करते ही बताते हैं। रोटी को टच करते हैं, नहीं यार रोटी नहीं, ठीक नहीं। तो सेकंड इंपॉर्टेंट जिस पे आप फिल्टर कर रहे हैं इज योर टच। अच्छा, देखने में भी ठीक लगा, टच में भी ठीक लगा, निवाला बना के पास लेकर आए। थर्ड स्मेल, माउथ में। अल्लाह ताला ने नाक की लोकेशन यहां इसीलिए रखी है, माउथ के बिल्कुल ऊपर। एनीथिंग विच इज एंटरिंग माउथ, उसकी पहले स्मेल आनी चाहिए। आप स्मेल की बेस पे उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते। तो आप खाना यहाँ लेकर आए, आपने कहा नहीं 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 इसकी स्मेल ठीक नहीं, और अगर स्मेल भी ठीक है तो फिर माउथ में जाके भी रिजेक्ट हो सकता। आपको पता है निवाले के अंदर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा पार्टिकल आ गया जो आपको पता है ये नहीं होना चाहिए इसमें, आप फौरन निवाला थूक दें उसी वक्त। तो इसका मतलब है बेस्ट फिल्ट्रेशन कौन दे रहा है? इट्स ऑलवेज टंग और माउथ, ऑलवेज। आपको लगे नहीं सर पहले भी तो 3 थे, बेटे तो वही बात है ना कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में पहले 3 चेक तो कोई क्रॉस कर गया, लेकिन चौथा चेक सबसे बेस्ट है, उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। तो टंग जो है वो अल्टीमेट है कि जिसको क्रॉस करना इम्पॉसिबल है। हाँ, बैक्टीरिया, वायरस सोचो इसको भी क्रॉस कर जाते हैं। जब कभी हमारा खाने से पेट खराब होता है तो वो ना हमें टच करने में खराब था, ना वो देखने में खराब था, ना स्मेल में खराब था, ना टेस्ट में खराब था। चारों ने एक्सेप्ट किए तो अंदर गया, लेकिन उसमें कोई पार्टिकल ऐसा हिडन था जो चारों को बाईपास करके ऐसा भी हो जाता। तो अल्टीमेट सिलेक्शन ऑफ फूड, ओरल कैविटी। लेकिन टंग के आगे क्या लिखा है? पहला वर्ड मेनली। अच्छा, मेनली का वर्ड ना डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत यूज होने वाला है। मेनली नहीं लगा तो कोई और आंसर है, मेनली लगा तो कोई आंसर है, बहुत यूज होने वाले हैं।
मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्शन। सेंसरी ऑर्गन भी है, मस्कुलर ऑर्गन भी है। टेस्ट सेंस भी करता है और हम बोलते भी बेटे टंग की बेस में। ये बात याद रखिएगा, गले से ना जो वॉइस आपके हैं कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स, उससे सिर्फ साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड वो मीनिंगफुल में कन्वर्ट होना ना होना वो टंग का, अगर खुदा ना खासा किसी की टंग पे चोट लग जाए या टंग कट जाए तो वो वर्ड पीछे साउंड तो आ जाएगी, वर्ड नहीं बनेंगे प्रॉपर्ली। तो टंग का इतना इंपॉर्टेंट रोल है। सिलेक्शन प्रोसेस टेस्टेड बाय टंग, स्मेल्ड बाय नोज एंड नेजल ओपनिंग, फेल्ट बाय टंग एंड बाउंड्रीज ऑफ द ओरल कैविटी। वो इसको ऐसे करती है। दूसरा फंक्शन आ गया, ओरल कैविटी में ही है अभी हम। पहला फंक्शन सिलेक्शन, दूसरा क्या आ गया? ग्राइंडिंग। खाना चबा के खाने, सुन्नत भी है ना हमारे नबी ने, अब तक बात मुझे खाना चबा चबा के खाना चाहिए। वो निवाले को चबाने के, देख लो फिर जबरदस्त बात। एक बात याद रखना, मैंने किसी से सुनी थी और बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे, मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। हम यूजुअली ना एज अ साइंस स्टूडेंट ये समझते हैं कि सुन्नत जो है ना, सुन्नत वाले काम जितने भी वो इसलिए करने चाहिए क्योंकि उसमें कोई लॉजिक है। हमारा यही होता है ना कि कुछ ना कुछ तो उसमें बात है। वो आलिम से मैंने बड़ी मजे की बात सुनी, उन्होंने कहा इसका मतलब ये हुआ, अगर हम ऐसे समझते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई इसमें पहले से कोई बात थी तो हमारे नबी ने हम तक पहुंचा दिया। ऐसे नहीं हुआ, कहते हमारे नबी ने उसको किया है तो उसमें कोई बात बनी। अगर हमारे नबी ने ये फरमाया है ना कि चबा के खाना चाहिए, तो उनके फरमाने के बाद उस चबाने में फिर खासियत आई। बड़ी मुझे मजे की बात लगी, ईमान का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब कि हमारे नबी ने अगर वो कहा ना ईशा के फौरन बाद सोना और सुबह जल्दी उठना, तो हमारे नबी ने किया है तो उस काम में बरकत आई है, वरना उससे पहले कोई करता रहता भी तो कोई काम नहीं था। बात समझ आ रही? तो बस हमारे नबी ने जब हमें ये बात हमें पहुंचा दी है, फरमा दी है कि भाई खाना चबा चबा के खाना चाहिए, चबाने के दौरान बात नहीं करनी चाहिए। ईसोफेगस अभी आ रहा है पीछे, ईसोफेगस एस्पिरेशन कितना ट्रेकिया साथ साथ जुड़े में, खाना चला जाता है और हम सबको साथ कभी ना कभी हुआ है। एकदम खाना फंसता है और हम सबको पता है कि हमारी हालत क्या हो जाती है, एकदम चोकिंग कहते हैं उसको, कि जब रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर भी फूड पार्टिकल्स, अभी देखते हैं अल्लाह ताला कैसे प्रिवेंट कर। टीथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड बाय ग्राइंडिंग। टीथ काम करते हैं, इसमें टीथ का रोल आ जाता है। अच्छा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ लिखे हुए हैं, इंसाइजर्स, केनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अच्छा, इसके आगे जो ब्रैकेट में लिखा है ना, मैं चाहूंगा कि आप इसको लिखो प्लीज, इस तरह की हेडिंग दो, इसको लिखो। अच्छा, ये केनाइन जो है ना, ये वाले इधर को बने भी हुए हैं, ये इंसाइजर्स, और ये साइड पे सिर्फ होते हैं दो केनाइंस, दोनों साइड। ये कितनी अच्छा काम करते हैं, वो जो ऊपर लिखा है ना, कटिंग एंड चॉपिंग, कटिंग एंड टीयरिंग फूड की, ये कितनी अच्छी करते हैं। कभी टेस्ट करना हो ना, तो किसी बच्चा जिसके नए नए दांत आए होते हैं ना, उंगली देखना, आपको लग पता जाएगा कितनी अच्छी टीयरिंग और चॉपिंग और ग्राइंडिंग होती है। बच्चे मेरे सबसे पहले दांत निकलते हैं ना, इंसाइजर्स और कैनाइंस होता है, क्योंकि नया नया खाना पीना भी सीखता है, तब कहते हैं नॉर्मली 6-7 महीने में निकलते, 6-7 महीने में उसकी वीनिंग शुरू कर देनी चाहिए, लाइक माँ के दूध के अलावा भी चीजें ऐड कर देनी चाहिए। तो वो हम सबको पता है, अगर कभी बाइट हुई है ना, तो ऐसे लगता है कि काट दी गई है उंगली हमारी उस जगह से। वो बिल्कुल इस बेस पे होता है, फूड भी इतना ही अच्छा कट होता है। तो फिर जब चबाने का कॉन्सेप्ट आएगा और अच्छा चबाया जाएगा। क्यों फूड को कर क्यों रहे हैं इतना अच्छा कटिंग, इतने 4 प्रोसेस होने के बाद करना क्या है कि जो उसके कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स हैं उतनी कोशिश करके अगर माउथ में ही वो किस में कन्वर्ट हो जाए, स्मॉल पार्टिकल्स माउथ में उसी में कन्वर्ट हो जाए। और ये टीथ का फॉर्मूला है, इंसाइजर्स कितने होते हैं? 8, कैनाइन 4, प्रीमोलर 8 और मोलर 12, अगर दांत 32 पूरे हैं तो। अभी माउथ में ही तीसरा फंक्शन आ गया, लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन। माउथ का पहला फंक्शन क्या था? सिलेक्शन, दूसरा ग्राइंडिंग, तीसरा लुब्रिकेशन। और अगर लुब्रिकेशन डाइजेशन की बात होगी तो ऑटोमेटिक स्लाइवा की बात तो होनी है। स्लाइवा के बगैर टॉपिक कंप्लीट नहीं। स्लाइवरी ग्लैंड कितने होते हैं? 6, 3 पेयर्स 6 होते हैं, 2 पैरोटिड, 2 सब मैंडिबुलर और 2 सबलिंगुअल। देखो पैरोटिड इधर है, ये कान के आगे बिल्कुल यहाँ पे पड़े होते हैं, ऐसे ये पैरोटिड है। अगर मैं मुट्ठी बनाऊं ना, ये पैरोटिड ग्लैंड। फिर ये जो ये यहाँ पे ये पड़े होते हैं सब मैंडिबुलर, मैंडिबल बोन, जॉ बोन होती है इसके नीचे, और सबलिंगुअल बिल्कुल टंग के नीचे, बिल्कुल इसके नीचे होता है। अब इधर देखो, अब इसकी अच्छा हाँ, मैं आपको एक एमबीबीएस की बुक की बात बताता हूँ, मुझे याद आ गई। एमबीबीएस की बुक ये लिखती है कि अगर सलाइवा की प्रोडक्शन किसी भी ह्यूमन बीइंग में इंपेयर्ड हो जाए, इंपेयर्ड समझते हो, सही सलाइवा बन के नहीं आ रहा, बंदे की डेथ हो सकती है। सलाइवा की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इतनी इंपॉर्टेंट कंटेंट है। इधर देखो, सलाइवा इज मेनली रिस्पॉन्सिबल, मेनली, फिर मेनली का वर्ड आ गया। कुछ एमसीक्यू ना ऑडियो एमसीक्यू होते हैं,
ऑडियो एमसीक्यू समझते, वैसे तो विजुअल होते हैं ना, पढ़ते हो, कुछ ऑडियो होते हैं जिनमें मेनली का वर्ड लगा हो, उनमें मेनली का वर्ड बेसिकली ना, उनको अगर मेरे पास में हो ना, मैं इतने बड़े कैपिटल्स में लिख दूं करके कि आंसर है ही इसी की वजह से। ऐसा ना हो वैसे जिस दिन आप एंटी टेस्ट देने जा रहे हो मैं भी वहां पहुंच जाऊं, मैं एमसीक्यू पढ़ के बोलता रहूं सबको, आ जाए सलाइवा मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, उनको पता लग गया अच्छा अच्छा हाँ ये आंसर ने बता दिया तो आंसर। डाइजेशन इज ओनली डन फॉर सिलेक्शन ऑफ फूड बिकॉज अनडाइजेस्टेड फूड कैन नेवर बी टेस्टेड। ये बड़ी मजे की बात है, हमारी टंग ना अनडाइजेस्टेड फूड को टंग से रिजेक्ट कर देती, माउथ से, उसको डाइजेस्ट ही नहीं करती है माउथ से, जो डाइजेस्ट करने वाला नहीं होता। कॉम्पोजिशन क्या है सलाइवा की? 3 बेसिक चीजें हैं, वाटर, सोडियम बाइकार्बोनेट, एंजाइम। एंजाइम के बगैर तो बात होने नहीं लगी यहाँ पे, एंजाइम तो मस्ट है। वाटर क्यों है? व्हाट्स द रोल ऑफ वाटर? लुब्रिकेशन, लुब्रिकेटेड चीज को डिसॉल्व करना आसान हो जाता। सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों है? पीएच का क्या काम है? पीएच बैलेंस करना, पीएच को करना क्यों जरूरी है? पीएच की बात ही क्यों हो रही है? एंजाइम, एक तो एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए, इन एंजाइम को फंक्शन के लिए पीएच चाहिए वो भी, और दूसरा वैसे भी ना बैक्टीरिया वायरस के लिए कि अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया वायरस जो 2 पीएच पे काम करता है वो माउथ में आती ही मर जाएगा। इसलिए इसको बोलते क्या बोलते हैं? पीएच मेंटेनेंस मेन फंक्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट का। पीएच ऑफ फ्रेश सलाइवा इज 8 जब बनता है, लेकिन बनते CO2 निकाल देता है तो पीछे की पीएच कितनी रह जाती है? 6। एसेप्सिस ऑफ फूड, समझ आए? एसेप्सिस, एसेप्टिक अभी तो पढ़ा था हमने बैक्टीरिया में, क्या होते हैं एसेप्टिक? मयर्स, लिविंग टिश्यू पे यूज करते हैं, पायोडीन की एग्जांपल दी थी कि उससे किल करते हैं। सलाइवा नेचुरल एसेप्टिक है, तो एसेप्टिक कर कैसे रहा है ये? पीएच ज्यादा होने की वजह से। लेकिन एक बात याद रखो, अगर कोई 6 या 7 या 8 बैक्टीरिया वाला पीएच वाला बैक्टीरिया वायरस आ गया वो तो उसको कुछ नहीं होने लगा, वो आराम से, क्योंकि उसकी तो फेवरेबल पीएच है ना, वो माउथ में आराम से गुजर जाएगा। एंजाइम कौन कौन से हैं? 2 एंजाइम अल्लाह ने दिए हैं, 2 किस्म के एंजाइम यहाँ पे, सिलेवरी अमाइलेज या उसको टाइलिन भी बोल रहे हैं, और लाइपेज। किसका एंजाइम नहीं? अमाइलेज किसको डिसॉल्व करेगा? अमाइलोज स्टार्च किसमें कन्वर्ट करेगा? ये बताओ ना तो मजा आ जाए। माल्टोज में, ग्लूकोज में डायरेक्टली नहीं जाता, पहले अमाइलोज जाता है मैल्टोज में, मैल्टोज फिर टूट के किसमें जाता है? ग्लूकोज, क्योंकि मैल्टोज एक डाइसैकेराइड है जो सिर्फ ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है? फैट को। तो किसकी डाइजेशन का एंजाइम यहाँ पे नहीं है? प्रोटीन। प्रोटीन माउथ में डाइजेस्ट नहीं होता, सिर्फ स्मॉल पार्टिकल में ग्राइंड हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, टीयर हो जाएगा, लेकिन डाइजेस्ट नहीं होगा। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है, पता नहीं आप मुझे बताओगे कि नहीं, पार्शली। पार्शली, पार्शली क्यों लिखा है? क्यों कंप्लीटली क्यों नहीं? एंजाइम तो है। मैं एक मिनट लेट मी स्टॉप यू हियर। स्मॉल इंटेस्टाइन में दोबारा आएगा माइलेज, पेनक्रियाटिक जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन में दोबारा आएगा लाइपेज, पेनक्रियाटिक जूस। वहां पे इन्हीं के साथ लिखा होगा कंप्लीट। एंजाइम दोनों सेम है, क्यों पार्शियल क्यों कंप्लीट क्यों? टाइम। माउथ में फूड बहुत थोड़ी देर, जितना मर्जी अच्छा चबा लो, लेकिन आपको पता होता है एक निवाले में मैक्सिमम 10 सेकंड 15 सेकंड लगा लोगे उसको, 20 सेकंड कर लोगे, बहुत अच्छा चबा भी लोगे, लेकिन इससे ज्यादा फूड माउथ में नहीं रहता। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में इट विल रिमेन देयर फॉर आवर्स, कई घंटे पड़ा रहता है, तो उसको टाइम इतना अच्छा मिल रहा है वहां पे कि वहां पे कंप्लीट, यहाँ पे क्या होती है? पार्शियल। अच्छा एक और टर्म, केमिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन, ये भी एमडी कैट के लिए ज़हन में रख लो। केमिकल होती है सिर्फ इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, याद रख लेना। केमिकल कब होती है? जब उसका एंजाइम है। अगर एंजाइम नहीं है तो केमिकल डाइजेशन, माउथ में किसकी केमिकल डाइजेशन नहीं हो रही? मैकेनिकल का मतलब पता क्या होता है? मिक्सिंग, सिर्फ ग्राइंडिंग मिक्सिंग। माउथ में किसकी नहीं हो रही? सबकी हो रही है माउथ में। ये तो किसी माउथ में प्रोटीन है, फैट है, कार्ब है, क्या खा रहे हो आप, इससे तो मैटर नहीं। अगर फूड है वो तो चबाया जाएगा। तो मैकेनिकल डाइजेशन सबकी, केमिकल कार्बोहाइड्रेट एंड फैट ओनली। प्रोटीन की केमिकल डाइजेशन माउथ के अंदर नहीं होती है। तो सेवरी ग्लैंड हो गए, 3 पेयर्स हो गए। इसमें एमडी कैट के लिए सिर्फ ये याद रखना है, पैरोटिड ग्लैंड करते हैं सीरस सिक्रीशन प्लस अमाइलेज, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर एक ही ग्लैंड के नाम है। सीरोम्यूकस प्लस अमाइलेज, और सब लिंगुअल क्या प्रोड्यूस करते हैं? म्यूकस। सीरियस म्यूकस का वर्ड कहीं सुनोगे ना आज के बाद, तो सीरियस के साथ क्या करना है? मोर वाटरी, और म्यूकस क्या होती है? लेस वाटर।
और ये देख लो कि सीरस कौन पुट इन कर रहा है, सीरो म्यूकस कौन पुट इन कर रहा है, और म्यूकस कौन पुट इन कर रहा है। तो सीरस कौन कर रहा है, पेरोटिड, सीरो म्यूकस सब मैंडिबुलर, और म्यूकस सबलिंग, तीनों अपनी अपनी सिक्रीशन इसमें पोर कर रहे हैं। कुछ माइनर ग्लैंड भी होते हैं लेकिन उनका रोल इतना नहीं, बक्कल उठा। और लास्ट और चौथा फंक्शन जो माउथ का है वो क्या है, फूड निकलने से पहले क्या बनता है, बोलस फॉर्मेशन। ये सारा चबाने का जो कॉन्सेप्ट है ये एंड पे क्या बना के देता है, छोटी छोटी बॉल्स, और सारी राउंड बॉल्स। ये राउंड क्यों बनती हैं, ये स्क्वायर क्यों नहीं बनती, ट्राइंगल क्यों नहीं बनती, रेक्टेंगल, कॉर्नर नहीं होना चाहिए। यस बेटे, बॉल का रोल करना बहुत आसान होता है। कोई ट्राइंगल या स्क्वायर फेंकूंगा मैं, यहां फेंकूंगा ये रुक जाएगा सामने जाके, बॉल रोल करता हल्की सी भी फेंकूंगा रोल होती हुई जाती जाएगी। तो बॉल स्मॉल बॉल्स में अल्लाह की शान देखो यार, कोई भी फूड आप खाओ किसी भी शेप में हो, माउथ में निकलते हुए सब छोटी बॉल्स बन जाते, और हम डेलिबरेटली कर भी नहीं रहे होते, ये हम सिर्फ चबा ही रहे होते हैं। मैं तो यही आता है करना, ये अल्लाह की रजा है कि अल्लाह उसको कितनी जबरदस्त स्मॉल पार्टिकल बना देते हैं। Bolus, soft and partially digested slimy and oval shaped mass is formed as a result of action of saliva and teeth. पूरा हो गया। स्वेलिंग क्या काम होता है, स्वेलिंग जो खाने को हजम करने को कहते हैं। अच्छा, स्वेलिंग में ना कुछ मूवमेंट्स आपने याद रखनी है एमडी कैट के लिए, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। स्वेलिंग क्या होती है, पुशिंग अ बोलस टू द बैक ऑफ द माउथ। इधर देखो, इंक्लूड फॉलोइंग इवेंट्स, ये तरतीब में होता है, मैं डायग्राम भी दिखाता हूँ। अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ टंग, जरा समझो भी इसको, टंग को कंसिडर करो, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, खाना पीछे फेंकना। बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ टंग पुशेस द सॉफ्ट पैलेट अप। बैकवर्ड मूवमेंट से क्या होता है, अच्छा सुनो, सॉफ्ट पैलेट कैसे होता है, इधर देखो, ये जो हमारी ऊपर रूफ बनी हुई ना, माउथ की रूफ, मैं अपने साइड से दिखा रहा हूं, अपनी ऐसे साइड से, ऐसे उसका जो आगे वाला पार्ट है ना, ये सख्त है, जिसको हम ऊपर हाथ भी लगा सकते हैं दांत के पीछे, ये होता है हार्ड पैलेट। और इसका जो लास्ट पार्ट होता है ना, सिर्फ ये वाला, इसको कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। और होता भी ऐसे है, ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है मसल का, ये हार्ड होता है, इसमें बोन होती है पीछे, स्कल की बोन। जब टंग बैकवर्ड जाती है तो सॉफ्ट पैलेट यूजुअली नीचे आया होता है, नीचे, लेकिन जब टंग खाना आ रहा है तो सॉफ्ट पैलेट को क्या होना है, सॉफ्ट पैलेट को क्या करती है, पुशेस द सॉफ्ट पैलेट अप। ऐसे होता है ना, ऐसे जब खाना आता है वो ऐसे पीछे उठ जाता है, क्योंकि खाना ऐसे गुजर के नीचे जाना, तो जब तक ये इसे रहेगा खाना नहीं आगे जा सके। तो सॉफ्ट पैलेट अप पुश हो गया एंड फोर्सेस एपिग्लॉटिस इनटू द मोर हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ये मैं आपको दिखाता हूं, ऐसे होता है एपिग्लॉटिस, ऐसे खाना आने से पहले, खाना से पहले खाना हो जाता है थोड़ा सा मोर हॉरिजॉन्टल पोजीशन, खाना ऊपर से गुजरना है उसके, वो भी बताता हूं। रिंग ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पार्शियली क्लोज द ग्लॉटिस। बिगिनिंग ऑफ द स्वेलिंग एक्शन इज वॉलेंटरी, बट वंस द फूड रीचेस द बैक ऑफ द माउथ, स्वेलिंग बिकम्स इनवॉलेंटरी। अब ये देखो, दो पोजीशंस हैं, बल्कि इसकी अगली डायग्राम ज्यादा अच्छी है, मैं इसको ना हाईलाइट करता हूं यहाँ पे बोर्ड के ऊपर। इधर देखो, ये क्या है, व्हाट इज दिस रेड, ये नेजोफेरिंक्स। अब ये देखो, ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस पोर्शन, सॉफ्ट पैलेट। देखो नॉर्मल नीचे आया हुआ है, लेकिन जब खाना आता है, ये टंग है, टंग की बैकवर्ड मूवमेंट होने से थोड़ी देर के लिए देखना ऊपर जाएगा, इसको देखो जरा, वो देखो, और इधर जाता है, ऊपर जाके पीछे नेजोफेरिंक्स को क्या कर देता है, ब्लॉक। अच्छा नीचे आ जाओ, ये क्या स्ट्रक्चर है, दिस वन, एपिग्लॉटिस, मोर हॉरिजॉन्टल पोजीशन। जैसे खाना, ये क्या है आगे, ट्रेकिया, दिस इज इसोफेगस, यहां पे जाना। अब देखो अब कितना, ये कितना रेगुलरली प्रोसेस चल रहा है। और यहां पे अगर हम बोलने की कोशिश करें, यहां से साउंड, एयर साउंड यहां से, नहीं तो हम इसको खोल रहे हैं, खाने के चांस क्या हो सकते हैं, यहां जा सकते हैं। मैं आपको एक और चीज समझाता हूं, इधर देखो, हमारे दो नोस्ट्रल है ना, दो नोस्ट्रल। कोई ऐसा मरीज जिसको फॉलेज हुआ होता है ना, उसको एक ट्यूब डालनी पड़ती है जिसको नेजोगेस्ट्रल ट्यूब कहते हैं, वो आम जबान में उसको कहते हैं, वो खाने की नाली डाली हुई है, उसको खाने की नाली, वो ज़रा जुबान से नहीं चबा सकता, उसको फालिज हुआ हुआ है, उसका बॉडी साथ नहीं दे रही है, तो करना क्या होता है उसको। अब मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो हमारी राइट नोस्ट्रल है ना, अगर इसके थ्रू कोई ट्यूब डालेंगे ना, इसके बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ है ट्रेकिया, क्या पड़ा हुआ है, लेफ्ट नोस्ट्रल के पीछे पड़ा हुआ है इसोफेगस। मैं एक और तरीके से समझाता हूँ, इधर देखो, गौर से देखना, हमारे बिल्कुल, अब मैं अपने अपने गले की बात कर रहा हूँ, अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये पड़ी हुई दोनों ट्यूब्स, मेरे राइट पे ट्रेकिया, लेफ्ट पे इसोफेगस। बात समझ आ रही है आपको। अब अगला देखो, ये बिल्कुल ऊपर इनकी ओपनिंग ऐसे होती है, लेकिन नीचे जाती पता क्या हो जाता है, इस तरह गौर से देखना, ये क्या हुआ है, आगे कौन सी आ गई है, ट्रेकिया, पीछे कौन सी चली गई है, इसोफेगस। बिल्कुल इतना पीछे जाती है, हार्ट के भी पीछे चली जाती है,
और ट्रेकिया का तो आपको पता है नीचे जाके ब्रोंकस लंग्स तो सामने पड़े हुए हैं बिल्कुल, तो ट्रेकिया आगे आ जाती है, ईसोफेगस पीछे चली जाती है। ट्रेकिया आगे आ जाती है, ईसोफेगस पीछे चली जाती है। ये अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया। तो हमें पता है जब हमने एनजी डालनी होती है, एनजी ट्यूब, हम हमेशा लेफ्ट नोस्ट्रल से डालते हैं, क्योंकि हमें अंदाजा है, हमें पता है ऑलरेडी इस बात का एज अ डॉक्टर नॉलेज का कि लेफ्ट नोस्ट्रल के पीछे ईसोफेगस है, तो हमें ईसोफेगस में खाना भेजना। सोचो ये कितना गलत हो जाए अगर खुदा ना खास्ता खाना ट्रेकिया में हो, तो बिल्कुल वही वाली चोकिंग वाली कंडीशन हो जाए। आपको पता है एनजी डाल के हम मुकम्मल चेक करते हैं। चेक वाला कैसे कैसे करते होंगे, कॉमन सेंस लगाओ, चेक कैसे करते होंगे? खाना डाले बगैर कैसे चेक करते होंगे? एयर से। हम पता क्या करते हैं, उसके बाद एक सिरिंज भरते हैं, बड़ी सी 10 सीसी की एयर वाली खाली एनजी ट्यूब के बाहर, स्टेथ लगाते हैं कान पे और उसके रखते हैं चेस्ट के ऊपर, साथ ही एयर इन्फ्लेट करते हैं। एयर इन्फ्लेट करने से अगर साउंड आ रही है ना, इसका मतलब है ट्यूब ट्रेकिया में चली गई, चेस्ट की साउंड, लंग्स की साउंड। लेकिन अगर करने से कोई साउंड नहीं आ रही, स्टेथ के अंदर में पता होता है फिर स्टमक में गई। दिस अ वे टू चेक इट बिफोर पुटिंग इन द फूड। तो ईसोफेगस का तो सबसे आसान कॉन्सेप्ट है, सबसे आसान कॉन्सेप्ट है, सिंगल ट्यूब है और नीचे। अच्छा अभी अभी एक लाइन लिखी हुई थी ओरल कैविटी के लास्ट में, स्वेलविंग पहले क्या होती है? वोलेंट्री, फिर क्या हो जाती है? इनवोलेंट्री। अब एक बात सुन लो, टंग और अपर 1/3 ऑफ ईसोफेगस, टंग के पीछे ईसोफेगस आ रही है, अपर 1/3 ईसोफेगस और टंग, ये स्केलेटल मसल्स हैं। कौन से मसल्स हैं? स्केलेटल। स्केलेटल याद है, मसल याद है कि नहीं याद? कितनी टाइप पड़ी थी, 25 की 26? 3। कौन कौन सी? स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ। कार्डियक का तो यहां जिक्र आएगा नहीं, हार्ट की बात ही नहीं कर रहे। तो मैं क्या बता रहा हूं, टंग और अपर 1/3 ऑफ ईसोफेगस है स्केलेटल, उसके नीचे क्या शुरू हो जाता है? स्मूथ। कहां तक चलेगा? वो एंड रेक्टम के एंड तक, और उसमें भी एंड पे जाके फिर स्केलेटल आता है, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। वो कहते हैं ना एक्सटर्नल दो स्फिंक्टर आ जाते हैं, इंटरनल एनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। इंटरनल फिर इनवॉलेंट्री है क्योंकि स्मूथ का बना है। हाँ, एक्सटर्नल जाके फिर किसका होता है? स्केलेटल से बात शुरू हुई, स्केलेटल पे ही खत्म हुई, दरमियान में सारा क्या है? स्मूथ। इसीलिए स्वेलविंग एट द बैक ऑफ द टंग इज वोलेंट्री and then it becomes involuntary. Esophagus is a tube which connect oral cavity to stomach. Esophageal sphincter is present between oral cavity and esophagus, इसको esophageal sphincter कहते हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, consist of smooth muscle, लेकिन कितने? 2/3 and skeletal muscle upper 1/3 skeletal और lower 2/3 is smooth, और आगे smooth ही चलने वाला है। इसका काम क्या है? कुछ भी नहीं है, ये कोई बस डाइजेशन में इतना रोल प्ले करती है, ट्रांसफर बोलस फ्रॉम ओरल कैविटी टू द स्टमक बाय पेरिस्टाल्सिस। ना इसमें कोई एंजाइम है, ना कोई स्लाइवा लाइक सिक्रीशन प्रोड्यूस होनी है, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक ट्यूब कनेक्ट कर रही है जो लेके जा रही है नीचे, और किसमें ओपन होने वाली है जाके आगे? स्टमक के अंदर ये ट्यूब होती है, इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन बनी हुई जो दरमियान में, और पेरिस्टाल्सिस वही है पीछे वाला। सुनो, पेरिस्टाल्सिस फूड से पीछे वाला पार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, रिलैक्स कॉन्स्ट्रिक्ट, और आगे वाला रिलैक्स के साथ आ जाती है। और स्टमक का क्या ऐसा काम है जो बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं? स्टोरेज। स्टोरेज इसके बगैर नहीं होने वाली। द एनलार्जमेंट ऑफ एनिमल कैनाल लिंकिंग द इसोफेगस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। कार्डिक स्फिंक्टर कौन सा स्फिंक्टर है? किस दो चीजों के दरमियान प्रेजेंट है? इसोफेगस और स्टमक के दरमियान, ये उसके साथ प्रेजेंट। और स्ट्रक्चर इसमें बस एक्स्ट्रा एक ही बात है, बाकी तो कुछ नहीं, वही चीजें। हैव स्ट्रॉन्ग मसल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, वो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? एडिशनल लेयर ऑफ अ मसल, एडिशनल लेयर। बाय द वे ये जो सर्कुलर और इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, मिडिल ऑब्लिक, ये स्केलेटल है कि स्मूथ है? स्मूथ है ये, बात समझ आ रही? और शुक्र है अल्लाह ने स्मूथ दी है, मैंने सोचो एक मतलब चुप क्या करो यार, अपना स्टमक कॉन्स्ट्रिक्ट करवा रहा हूँ हैं, वाकई यार बड़ी मजे की बात। शुक्र ऐसा नहीं होता, खुद ब खुद काम चल रहा, हम बैठें उठें लेटें काम करें, हमारा फूड ऑटो पे चल रहा है, खुद ब खुद आगे जा रहा है। हैव गैस्ट्रिक पेट्स, मैंने आपको बोला था पेट्स क्रिप्स बनी होती हैं, उसमें 3 किस्म के सेल्स हैं, एमडी कैट में आते रहे ओवर द ईयर, सेल और उसका काम और उसका नाम। अच्छा, म्यूकस सेल के तो नाम से लग रहा है क्या प्रोड्यूस करेगा? म्यूकस, वो जो वाटरी पार्ट है इसने डालना है, जैसे स्लाइवा में भी वाटर था। जाइमोजन और चीफ सेल्स, इनके 2 नाम है बेटे, दोनों एक ही चीज के नाम है। क्या प्रोड्यूस करते हैं? सेकंड मोस्ट अबंडेंट होते हैं, एंड व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग? दे प्रोड्यूस पेप्सिनोजन व्हिच इज एक्टिवेटेड इनटू पेप्सिन। और अगले हैं पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? लीस्ट अबंडेंट एचसीएल। एचसीएल कंसंट्रेटेड प्रोड्यूस होता है बहुत ही थोड़ी अमाउंट में, लेकिन कंसंट्रेटेड बहुत होता है।
वो कंसंट्रेटेड करता क्या है, पेप्सिनोजेन को किस में कन्वर्ट करता है, पेप्सिन। बताओ कितने सेल्स हैं, रिपीट करो, 3, कौन कौन से, म्यूकस, जाइमोजेन, राइटल सेल्स। और ऑल्टरनेटिव नाम जरूर याद रखने। अब ये एमसीक्यू आप गलत करने लगे हो, देखना ये ऐसे बने होते हैं, मैंने आपको बताया था क्रिप्स होती हैं, वो डिफरेंट सेल्स होते हैं, डिफरेंट सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टमक का फंक्शन क्या है, डाइजेशन, एसेप्सिस, पीएच मेंटेनेंस, फूड स्टोरेज और एंडोक्राइन फंक्शन। अब यहाँ पे स्टमक पहला ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम में जिसमें फूड स्टोरेज का फंक्शन भी ऐड हो गया, पहले नहीं था, और एंडोक्राइन की भी बात हो रही है जो पहले नहीं थी। आपको याद होगा हमने एंडोक्राइन सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम के हार्मोन्स नहीं किए थे, मैंने आपको बताया था कि मैं इंशाल्लाह आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में करवाऊंगा, तो नाउ इट्स द टाइम फॉर डूइंग दैट। डाइजेशन के बारे में कल भी बात हुई थी, 2 किस्म की होती है, कौन सी, मैकेनिकल और केमिकल। सो मैकेनिकल डाइजेशन यहाँ पे हो रही है बाय चर्निंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड टू फॉर्म काइम, और केमिकल क्या हो रही है, ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टोन एंड पॉलीपेप्टाइड बाय द एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड एज पेप्सिन। किसकी केमिकल डाइजेशन स्टमक में नहीं हो रही, लिपिड्स की भी नहीं हो रही, कार्बोहाइड्रेट की, और किसकी हो रही है केमिकल डाइजेशन, ओनली प्रोटीन्स। एसेप्सिस अगेन पीएच, जो माउथ में काम कौन कर रहा था, सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे जो HCl है वो ये काम कर रहा है। पीएच मेंटेनेंस, मेंटेन पीएच ऑफ द फूड फ्रॉम 2 to 3, ताकि पेप्सिन की ऑप्टिमम पीएच 2 होती है, इसी पे काम करना होता है। और फूड स्टोरेज क्या है, स्टोर्स फूड मेकिंग दिस कॉन्टिन्यूअस फीडिंग पॉसिबल। शुक्र है अल्लाह का कि फूड स्टोर करने की एक जगह बनी हुई है, जब वो फिल हो जाता है तो हमें खाने की कैपेसिटी भर जाती है और हम खाना रोक देते हैं। सुन्नत भी है ना खाना खाने में कि पहले जो है वो पानी पीना चाहिए, उसके बाद खाना खाना चाहिए। जो एक हदीस का मफहूम है इसमें, उसमें लिखा होता है कि मैदे के 3 खाने हैं, पहला खाना हवा का, दूसरा पानी का, तीसरा खाने का। जब आप खाने से पहले पानी पीते हैं तो स्टमक में नॉर्मली एयर होती है, या फूड नहीं होता था, तो जब पानी पीते हैं तो वो फिर एयर, पहले तो एयर का ब्लॉक ऑटोमेटिकली बन जाता है, फिर पानी आ जाता है, और पानी के ऊपर जब खाना आप खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप कभी उतना नहीं खा सकेंगे कि पूरा स्टमक भर जाए, वो आपको पहले से ही भरने की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ऑटोमेटिकली आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक या उससे कम ही खाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं खाएंगे, तो उसमें ये भी है। और फिर स्टोर फूड करता है तो इसमें, अच्छा एंडोक्राइन फंक्शन जरा देख लो बॉटम ऑफ द स्लाइड के अंदर। मोर प्रोटीन इन फूड, गैस्ट्रिक म्यूकोजा स्टिमुलेट होगी, गैस्ट्रिक का मतलब है स्टमक की, उससे एक हार्मोन प्रोड्यूस होगा जिसका नाम है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन है तो कहां जाएगा, ब्लड के अंदर, जैसे सारे हार्मोन जाते हैं, वापस आएगा ब्लड से घूम के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, और वहां से क्या प्रोड्यूस करवाएगा, मोर गैस्ट्रिक जूस। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिन, टू प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस। व्हाट इज द साइट ऑफ एक्शन ऑफ गैस्ट्रिन, हार्मोन में सोचो, हार्मोन्स में ऐसे ही करते थे ना, टारगेट ऑर्गन, इसका टारगेट ऑर्गन कौन है, स्टमक, मतलब ये जहां से रिलीज हो रहा है उसी ऑर्गन को टारगेट कर रहा है। ये बड़ी रेयर बात है हार्मोन में, वरना हार्मोन में यूजुअली हम क्या कहते हैं कि जहां से रिलीज हो रहा है वहां पे नहीं करता, यूजुअली किसी डिस्टेंट ऑर्गन के पास जाता है, ये पूरी सर्कुलेशन में घूम के वापस इसी के पास आता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस की आपको एक मजे की बात बताता हूँ, मेरे ख्याल में आपके इल्म में नहीं होगी। एमबीबीएस की बुक ये लिखती है कि गैस्ट्रिक जूस के जो फेजेस है ना पैदा होने के, वो 3 है, और उसका सबसे इंटरेस्टिंग फेज पता कौन सा है, कि आप जब सोचते हैं खाने के बारे में, पहला फेज बताता है जब आप खाने के बारे में सोचते हैं तो आपको भूख लगती है कि नहीं, डेफिनेटली लगती है। वो जो सोचने के हवाले से भूख लगने का कॉन्सेप्ट है वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होना, पहला फेज। दूसरा फेज है खाने को देख के, खाना आपके सामने पड़ा होता है, आपको पहले से भी लगी होती है लेकिन देख के ज्यादा लग जाती है। अफ्तारी का टाइम जो होता है, हम सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, भूख फुल टाइम लगी होती है, अफ्तारी का जबरदस्त किस्म का सामान सामने पड़ा होता है, एंड वी आर फीलिंग लाइक वी विल ईट दिस होल टेबल, टेबल भी साथ खा जाएंगे खाने के साथ साथ, इतनी भूख लगी होती है। और उसके बाद जो थर्ड फेज होता है ना गैस्ट्रिक जूस का, होता है जब खाना एक्चुअली ये वाला, व्हेन द फूड टचेस द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये सिर्फ थर्ड वाला लिखा हुआ है, वरना गैस्ट्रिक जूस इससे पहले ही आ गया होता है स्टमक के अंदर, ये याद रखना है आपने। खाने की सोच से, खाना देख के, और खाना जब अंदर जाता है तब, इन 3 फेजेस में गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है, और ऑफ कोर्स तीनों में गैस्ट्रिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये बताओ कोई बात नहीं, अभी हमें चार्ली के बारे में एक्चुअली पता नहीं है ना, एक्टिवेशन ऑफ सिक्रीटिन प्रोडक्शन अभी आ गया था, एक और हार्मोन है, करते हैं इसको आगे। ये बताओ
ठीक हो गया, HCl भी प्रोड्यूस, पेप्सिन भी प्रोड्यूस, गैस्ट्रिक मोटिलिटी इंक्रीज, गैस्ट्रिन सारे काम करवा रहे हैं। ये बताओ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टेटमेंट में मेनली का वर्ड नहीं लिखा कहीं। बेटे एक बात याद रख लेना, जब भी मेनली का वर्ड आएगा ना डाइजेस्टिव सिस्टम में, सिनेरियो चेंज हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर मेनली लिखा हो तो आंसर क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर ऑल ऑफ द अबव भी आंसर नहीं बनेगा। तो आगे इसीलिए फंक्शन किसका आ रहा है? अभी सिक्रीटिन का फंक्शन क्लियर होगा, अभी जो HCl में हमें नहीं आता था, अभी देख लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन है ट्यूब कनेक्टिंग स्टमक विद द लार्ज इंटेस्टाइन। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो एंट्रस पे है स्मॉल इंटेस्टाइन के, स्टमक के एग्जिट पे दरमियान में आता है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ होता है? मैंने आपको बताया भी था, बिल्कुल ये सेंटर, चेस्ट के सेंटर में यहाँ करके बनता है, चेस्ट और इसकी बाउंड्री। ड्यूडेनम, इसकी लेंथ लिखी हुई है, MD कैट के लिए याद रख लेना, मेमोरी क्वेश्चन है। ड्यूडेनम 20 to 25 सेंटीमीटर, ड्यूडेनम 2.4 मीटर, इससे ज्यादा बनती है ऑफ कोर्स, और 2/5, एनिलियम कितनी है? 3.6 मीटर और 3/5। तो लार्जेस्ट कौन सा पार्ट हो गया? इलियम 3.6 मीटर। जी बेटे क्वेश्चन बताने साथ साथ, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक इज ड्यूडेनम। और फंक्शन क्या है इसका? ड्यूडेनम की पहले बात लिखी है, डिस्क्रिप्शन, रिसीव एसिडिक काइम फ्रॉम स्टमक। जरा गौर से लाइन सुननी भी है और पढ़नी भी, आपकी बुक में लिखी है खैर। रिसीव एसिडिक काइम फ्रॉम स्टमक विच स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन फ्रॉम पैनक्रियाज, लिवर एंड ड्यूडेनल सेल। मेरे साथ साथ रहो जरा। जब फूड स्टमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो कौन सी तीन चीजें स्टिमुलेट हुई हैं? पैनक्रियाज, लिवर और ड्यूडेनल सेल। अब साथ साथ बताओ ड्यूडेनल सेल से क्या प्रोड्यूस हुआ? सिक्रीटिन हार्मोन। जैसे स्टमक के सेल से प्रोड्यूस हुआ था गैस्ट्रिन, इस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ड्यूडेनल के सेल्स हैं, ड्यूडेनल की वॉल से क्या प्रोड्यूस होता है? सिक्रीटिन, द सेकंड हार्मोन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी तक जो हमने पढ़ा। अब अगली बात सुनो, मेरी तरफ देखो। लिवर से क्या प्रोड्यूस होता है? बाइल, पैनक्रियास, पैनक्रियाटिक जूस। चीजों को जरा सम अप करते हैं। बाइल का क्या काम है यहाँ पे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैट ओनली, फैट्स ओनली। पैनक्रियाटिक जूस का क्या काम है? एंजाइम। ये स्लाइवा से बहुत मिलता जुलता है, इसमें एंजाइम भी है, इसमें वाटर भी, बिल्कुल स्लाइवा वाली कॉम्पोजिशन है। एक चीज ज्यादा है सिर्फ, स्लाइवा की कॉम्पोजिशन जरा रिवाइज करवाना। वाटर, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमाइलेज, लाइपेज, ये चारों चीजें पैनक्रियाटिक जूस में भी है, कुछ एक्स्ट्रा भी है वो कर लेते हैं। ड्यूडेनल म्यूकोसा प्रोड्यूस एंटेरोकाइनेज व्हिच कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजिन इनटू ट्रिप्सिन। ये एक एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है हार्मोन के अलावा, जिसका क्या नाम है? एंटेरोकाइनेज। ड्यूडेनल म्यूकोसा प्रोड्यूस सिक्रीटिन, अभी आपको मैंने बोला सिक्रीटिन हार्मोन। ये देखो नीचे, एसिडिक काइम आई स्टमक से, ड्यूडेनल म्यूकोसा को टच की, टच करते ही कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस हुआ? सिक्रीटिन। ब्लड तो मस्ट है, ये तो कनेक्शन टूट नहीं सकता। ब्लड में आया, उसके बाद ब्लड से होता हुआ लीवर, पैनक्रियाज एंड स्टमक। गैस्ट्रिन से फर्क क्या है सिक्रीटिन का? यहां पे गैस्ट्रिन सर्कुलेट होकर स्टमक पे ही पहुंचा था, ये सर्कुलेट होकर ड्यूडेनल पे वापस नहीं आया। ये कहां पे गया है? लिवर, पैनक्रियाज, स्टमक। तो लिवर से हेपेटिक सिक्रीशन, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक सिक्रीशन। स्टमक में क्यों गया है ये? इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन। क्या मेक श्योर कर रहा है सिक्रीटिन कि जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है उसकी अच्छी तरह से डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाए। गौर से सुनो। और जो पीछे स्टमक वाला पार्ट है उसमें गैस्ट्रिन मजीद प्रोड्यूस ना हो। क्यों रोक रहे गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होने से? ताकि बेटे अब और फूड ही नहीं है ना, फूड सारा इधर आ गया। अगर पता है गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होने का मतलब कि आपको भूख लगती रहेगी, याद रखना। ये जो भूख लगने का कॉन्सेप्ट है ना, वो गैस्ट्रिन प्रोडक्शन के साथ एक हंगर पैंग्स का टर्म यूज करते हैं, हंगर पैंग्स आना, वो गैस्ट्रिक जूस के साथ है। अगर गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस रहेगा आप तो खाते रहेंगे और टाइम ही नहीं मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को डाइजेस्ट होने का। तो सिक्रीटिन क्या मेक श्योर कर रहा है कि फूड अब यहां पे आ गया, यहां पे थोड़ी देर रुकेगा और रुकेगा, पीछे से और भी नहीं आना चाहिए, एक दफा आ गया बस, दैट्स इट। तो सिक्रीटिन दो काम मेक श्योर कर रहा है कि मजीद गैस्ट्रिन भी ना आए, और इसके साथ साथ और क्या काम कर रहा है कि लिवर और पैनक्रियाटिक जूस अपनी सिक्रीशन प्रोड्यूस करे। एसिडिक काइम, हालांकि एसिडिक काइम स्टमक की है, लेकिन जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है तो बाइल भी प्रोड्यूस करवा रही है। इंटेस्टाइनल जूस जो भी आगे आना है इंटेस्टाइन में, और कौन सा है? पैनक्रियाटिक जूस।
तो अब असेसरी ऑर्गन यहाँ कौन से एसोसिएटेड है, मैंने कल आपको ग्रीन में दिखाई भी थी, वो कौन कौन से थे, पैनक्रियाज, लिवर और गॉल ब्लैडर। पैनक्रियाज की ब्रैकेट में क्या लिखा है, प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक जूस, लिवर की ब्रैकेट में प्रोड्यूस बाइल, और गॉल ब्लैडर ये कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहा। हाँ, जो लिवर से बाइल निकल रही है वो गॉल ब्लैडर में आके स्टोर होती है और अकॉर्डिंग टू नीड प्रोड्यूस होती है, स्टोर्ड एंड कंसंट्रेट। अच्छा, जरा पैनक्रियाटिक जूस के जरा देखते हैं कंटेंट। पैनक्रियाटिक अमाइलेज स्लाइवा में था, यस, वहां स्लाइवरी अमाइलेज था। ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, ये एक डिफरेंट एंजाइम आ गया, ये स्लाइवा में नहीं था। लाइपेज वहां भी था, सोडियम बाइकार्बोनेट वहां भी था। तो मैंने आपको बताया था एक चीज एक्स्ट्रा होगी, क्या नाम है उसका, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन। मुझे एक बात बताओ, माउथ में केमिकल डाइजेशन किसकी नहीं हुई थी, स्मॉल इंटेस्टाइन में किसकी नहीं होगी, तीनों की होगी। अमाइलेज भी मौजूद है, लाइपेज भी मौजूद है, और एक प्रोटीन जो माउथ में बच गया था उसकी भी आ गई। अब वो कौन सा, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कुछ भी नहीं बचने वाला। ड्यूडिनल म्यूकोजा से दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, नाम बोलो। एंटेरोकाइनेज एक एंजाइम और दूसरा हार्मोन सिक्रेटिन। एंटेरोकाइनेज यही तो करता है ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर, इसको एक्टिव कर। लिवर, बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट, मैंने इसको बता दिया था आपको। बाइल सॉल्ट किसके बने हुए हैं, इमल्सिफाई फैट कहते हैं, किसके बने हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल के। और बाइल पिगमेंट जो कलर देते हैं किसके बने हुए हैं, बिलिरुबिन, जो पीछे से हीम से आ रही है। कहां पढ़ा था हमने ये चीज, बाइल का कहां पढ़ा था, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कोलेस्ट्रॉल, वहां उसके फंक्शन कराते हुए मैंने आपको एक बात बताई थी। फॉस्फोलिपिड के साथ भी कोई थोड़ी सी बात हुई थी, वहीं पे भी बात हुई थी। मैंने आपको बताया कोलेस्ट्रॉल के 4 फंक्शन होते हैं ह्यूमन बॉडी में, वन ऑफ दीज इज फॉर्मेशन ऑफ बाइल। और फाइनली गॉल ब्लैडर क्या करता है, उसको स्टोर करता है और कंसंट्रेट करता है। ये देखो, ये बाइल का फंक्शन जरा डिस्कस कर लें यहाँ पे। फैट की इमल्सिफिकेशन कैसे होती है, ये कि आपने फैट खाया, फैट के जो भी डाइट ली, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया, वो देखो कैसे ये मॉलिक्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लार्ज स्मॉल लार्ज स्मॉल। ये बाइल सॉल्ट है, बाइल सॉल्ट के अंदर 2 पार्ट आ गए हैं, हाइड्रोफोबिक, ये लिपिड का बना हुआ है, मतलब ये बाइल सॉल्ट्स होंगे, और ये हाइड्रोफिलिक, ये बाइल पिगमेंट होंगे ग्रीन कलर के। ये देखो जरा कैसे अरेंज किया इन्होंने एक फैट के मॉलिक्यूल को सेपरेट किया, सेपरेट करके उसके इर्द गिर्द पूरी, जैसे फौज नहीं खड़ी करते, पूरी वॉल ऑफ कर दिया उसको, और इस तरह के करते करते सारे मॉलिक्यूल को सेपरेट कर दिया। क्यों किया ऐसे, अगर ऐसे फैट रहता तो प्रॉब्लम क्या था बेटे, अगर ऐसे रहता ना तो एब्जॉर्ब नहीं होना था, स्मॉलर पार्टिकल में मजीद नहीं जाना था। अब ये क्या करता है, बाइल कैसे हेल्प करता है, बाइल इसको ले जाता है इलियम के पास और आराम से वहां से अंदर फैट, अंदर बाइल नहीं जाता, अंदर एब्जॉर्ब होकर फैट जाता। बात समझ आ रही है, दिस इज हाउ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज डन, इट इज ओनली डन विद द फैट। उसकी वजह क्यों है, फैट के साथ ऐसा क्यों होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं है, इसके कुछ स्ट्रक्चर में बात है अहम। ये जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक है, ये हम कार्बोहाइड्रेट में तो बात नहीं करते, ये हम प्रोटीन में तो बात नहीं करते, इसमें क्यों करते हैं, क्योंकि ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स है, मैंने आपको समझाया था। इसका मतलब क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोफोबिसिटी भी है, हाइड्रोफिलिसिटी भी। इसकी वजह से ये चांसेस क्या हैं कि ये शायद गट के अंदर ही रह जाए और यहीं से बाहर निकल जाएंगे फेसिस में, लेकिन हमें ये चाहिए। तो इसको मेक श्योर कौन करता है, बाइल। सोचो किसी का लिवर सही काम नहीं कर रहा, बाइल प्रोडक्शन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये सब एसोसिएटेड, सब इसके साथ लिंक्ड है। इमल्सिफिकेशन का मतलब समझना है हमने, ये बताओ अमाइलेज इज ऑल्सो कॉल्ड, अमाइलॉप्सिन भी इसका नाम है, टाइलिन भी नाम है, दोनों नाम है इसके। ये बताओ जी, proteins into peptones and polypeptide takes due to action of all of these। अभी आएगा आगे, मैं टेबल करवाता हूं आपको, पेप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। ड्यूडेनम का हो गया, आगे ज्यूजेनम। ज्यूजेनम में हो रही है डाइजेशन, escaped undigested food from duodenum is completely digested in the duodenum and ileum by intestinal juice। यहां पे एक नया जूस एंट्री लेकर आ रहा है, वो कौन सा है, इंटेस्टाइनल जूस, उसमें भी अपने एंजाइम होंगे। अच्छा, ड्यूडेनम को भी फूड क्यों एस्केप कर जाता है, लिखा हुआ है अनडाइजेस्टेड फूड। वो ड्यूडेनम इलियम में अगेन बेटे लेंथ और टाइम, किसकी लेंथ सबसे लंबी है, इलियम की। अगर आपको सवाल आ जाए कि मैक्सिमम डाइजेशन कहां पे होती है, इलियम, वो अल्लाह ने लेंथ इतनी लंबी रखी है, बहुत देर के लिए फूड रहने वाला है वहां पर। 3.6 मीटर बहुत बड़ी लेंथ होती है,
या हाथ में पकड़े करो, काफी लंबी बन जाएगी, अल्लाह ने इतनी छोटी सी जगह पे इकट्ठा किया हुआ उसको। और एंजाइम ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस एंड देयर सबस्ट्रेट, बेटा ये टेबल आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, मैं आपको बता रहा हूं, आई थिंक आपकी बुक में बना हुआ है, इजंट इट? एंजाइम अमाइनोपेप्टाइडेज का सबस्ट्रेट कौन है? पढ़ो मेरे साथ साथ, पॉलीपेप्टाइड और प्रोडक्ट अमाइनो एसिड ने निकला है, क्या निकला है? डाइपेप्टाइड। रिप्सिन, अब इसका सबस्ट्रेट ऊपर वाला डाइपेप्टाइड, और ये क्या बनाने लगा है? अमाइनो एसिड। ऐसे याद रखना बेटा, एंजाइम का सबस्ट्रेट कौन है, प्रोडक्ट कौन है? लाइपेज के तो नाम से लग रहा है, इसका सबस्ट्रेट फैट है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, आसान। मैल्टेज, कल मैंने आपको बताया था माउथ में अगर हम अमाइलोज लेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगी? मैल्टोज में। इंटेस्टाइन में आके मैल्टेज मैल्टोज को किस में कन्वर्ट करता है? लास्ट ईयर का एमसीक्यू है ये, लास्ट ईयर का, उसमें स्टेटमेंट में एक बड़ी मजे की टेक्निकल बात लिखी हुई, जिन्होंने मिस किया उन्होंने आंसर गलत कर दिया। लिखा हुआ था अपॉन इनिशियल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड। सबने ग्लूकोज टिक किया हुआ था, मेल्ट। और स्टेटमेंट में क्या ऐसी बात लिखी है? इनिशियल। वो इनिशियल का मतलब है माउथ की बात करें, इनिशियल तो वहां पे होता है, और वहां पे क्या बनता है? मैल्टोज बनता है। और यहाँ पे आके और लैक्टेज फाइनली क्या करता है? लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। जल्दी बताओ, इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम्स के नाम बोलो। अमाइनोपेप्टाइडेज, एरिप्सिन, लाइपेज, मैल्टेज, लैक्टेज। इसमें जो ट्रिक है ना बेसिकली वो अमाइनोपेप्टाइडेज और एरिप्सिन का है। अमाइनोपेप्टाइडेज बड़े बड़े पॉलीपेप्टाइड्स को पकड़ के डाइपेप्टाइड में करता है, और एरिप्सिन इन्हीं डाइपेप्टाइड्स को किसमें कन्वर्ट करता है? अमाइनो एसिड। बाकी आसान है, बाकी में कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब आ रही है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड एक्चुअली एब्जॉर्ब कैसे होता है? जरा पहली लाइन पढ़ो, उसका एमसीक्यू तो बताओ क्या होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मेनली टेक्स प्लेस, तो इसका मतलब है होती कहां कहां है फिर? एक पार्ट ऐसा जहां एब्जॉर्प्शन नहीं होती, ईसोफेगस। ईसोफेगस सिर्फ ट्यूब कनेक्ट, माउथ में भी होती है एब्जॉर्प्शन, स्टमक में भी होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है, इवन लार्ज इंटेस्टाइन में भी हो रही है, लेकिन वो फूड नहीं है, वो सिर्फ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर फूड की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक होती है सिवाय ईसोफेगस के। इसमें मेनली कहां पे हो रही है? इलियम। ऐसे बेटे याद है कि एमसीक्यू का फर्क आ जाएगा। अगली बात देखो गौर से, इलियम, अब बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कुछ, जिसमें मुझे पता आप लोग गलत करते हो। इलियम कंटेन इन फोल्डिंग, इनका नाम विलाय, माइक्रोविलाय है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। चलो ये तो आपको बात पहले की पता है। अगली लाइन यार, शुगर एंड अमाइनो एसिड, कौन से दो कंपोनेंट की बात हो रही है? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। Sugar and amino acid absorbed by diffusion or active transport into blood capillaries through microvilli। दो चीजें किसका जिक्र हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। मैकेनिज्म कौन से हैं? डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जा किस में रहे हैं? ब्लड में। तीन चीजें। अगली लाइन पढ़ो, सम फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर एब्सॉर्ब डायरेक्टली इनटू द ब्लड, सम। लेकिन लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? Most of the fatty acid and glycerol are absorbed and transported by mechanism given as। अब जरा गौर से मुझे फॉलो करना है, हमने जरा ना फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का कॉन्सेप्ट समझना है। अभी आगे डायग्राम भी इसके बाद मैं समझाता हूं, उसमें ज्यादा अच्छा। फैटी एसिड ग्लिसरॉल बन गए, किसमें एंटर हुए? माइक्रोविलिस। पहले बने फिर एंटर हुए, एंटर होके दोबारा कंबाइन होके क्या बन गए? माइक्रोविलिस सेल के अंदर, अभी ब्लड में नहीं गए। फैट बन के किस में एंटर हुए? अब ब्लड है ही नहीं। लैक्टिल क्या है? लिम्फ वेसल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड एज लैक्टियल। ब्लड में जा ही नहीं रहे, जाते हैं बहुत थोड़े, लिखा था सेकंड लाइन में, मेजॉरिटी इसमें। अच्छा चले गए लैक्टियल के अंदर, कंबाइन विद द प्रोटीन टू फॉर्म लिपोप्रोटीन्स। वहां पे ये भी समझाता हूं अभी क्या होते हैं। पास टू द ब्लड वाया थोरेसिक डक्ट, hydrolyzed by plasma enzyme and enter into the body cell or stored in liver and muscle। अब जरा फैट का रूट देखो, अब ये पढ़ लिया ना, एक मिनट इधर देखो, आराम से अभी पिक्चर समझ आ जाएगी। इधर देखना जरा, ये कौन सी जगह है? व्हाइट वैसे जगह कौन सी है? स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमेन, इलियम का, ज्यूजेनम का, ड्यूडेनम का। ये हो गया, बाइल इमल्सिफिकेशन हो गई, बाइल इमल्सिफिकेशन होके पहुंचे यहाँ पे, पहुंच के बाइल सॉर्ट वगैरह। अब क्या बना हुआ है? फैटी एसिड ग्लिसरॉल। ये माइक्रोविलस सेल, ये विलाय बने हुए, अंदर एंटर हुए, एंटर होके दोबारा मिल गए आपस में, मिलके दोबारा क्या बना दिया? फैट बना दिया, ट्राइग्लिसराइड बना हुआ। फैट बना के यहां से किस में पहुंच गए? ग्रीन कलर की क्या? लैक्टियल वेसल।
इसके अंदर कंबाइन हुए प्रोटीन के साथ क्या बनाया, लिपोप्रोटीन। बेटे लैक्टियल वेसल, लिम्फ वेसल है, लिम्फ वेसल सारी इकट्ठी होकर लार्जेस्ट लिम्फ वेसल में आती है, इसका नाम है थोरेसिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट ऐसे आती है, लेफ्ट साइड पे ऐसे आके एम्प्टी होती है, किसके अंदर, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर, पढ़ेंगे आगे जाके, किसके अंदर, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। लेफ्ट सबक्लेवियन वेन खून है, तो सारा लिम्फ इकट्ठा होकर ब्लड में एंटर हो जाता है। इसका मतलब है फैट भी सारी किस में आ गई, ब्लड में। ब्लड में एंटर होकर जाएगी कहां आगे, बॉडी टिश्यूज, जिसमें कौन तीन है जो इसको प्रेफर करते हैं, लिवर, एडिपोज टिश्यू एंड मसल। वो इसके एंट्री को ज्यादा प्रमोट करते हैं, वहां पे जाएगा। और अब पता मसल कौन से, मैं भी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सुन लो, स्केलेटल मसल नहीं, स्मूथ नहीं, कार्डियक मसल। The only organ in the human body which does not prefer glucose for its nutrition is heart. It prefers what? Fat. आपको एग्जांपल दो, इसकी बड़ी अच्छी समझ आएगी। जब हम कभी खाना ना खा रहे हो, या खुदा ना खासा किसी को फाका चल रहा है, खाना मिल नहीं रहा है, तो क्या हो जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, बेहोशी में जा सकता है इंसान। ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिल रही, हार्ट पंप करता रहता, हार्ट की पंपिंग इफेक्ट नहीं होती। बात समझो, क्योंकि हार्ट ग्लूकोज पे जिंदा ही नहीं, हार्ट तो किस पे जिंदा है, फैट। ये जो मसल की बात की ना, तो याद रखना, तीन टारगेट टिश्यू कौन है, इस पे फैट जाना है, लिवर, एडिपोज टिश्यू एंड कार्डियक मसल्स। वो तो फैट को, और वो ग्लूकोज को नहीं। ये नहीं मैं करूंगा, बिल्कुल नहीं। एमबीबीएस की बुक लिखती है 70% हार्ट का मसल जो है वो ग्लूकोज खाता है, सिर्फ 70% वो फैट खाता है, सिर्फ 30% कौन खाता है, ग्लूकोज। तो इस तरह वो 100% न्यूट्रिशन अपनी। ये आपकी बुक की डायग्राम, जिसमें वो उसने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ये इलियम बनी हुई है, ये कोई स्लाइड नहीं बनी हुई, इलियम है। ये माइक्रो विलाए हैं, और ये विलाए के अंदर ये देखो, ये आपको तीन चीजें नजर आ रही हैं। ये रेड में आर्टरी, ब्लू में वेन, और सेंटर में जो येलो में बना हुआ ये क्या है, लैक्टियल। मुझे बताओ फैट किस में एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में होता है कि नहीं, होता है, थोड़ा होता है। अगर आप मैं पूछूं फैट मेनली किस में एब्जॉर्ब होता है, मैंने कहा था मेनली का वर्ड डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। और लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, ट्यूब कनेक्टिंग स्मॉल विद द एनल ओपनिंग। इसमें एक इलियोकोलिक इलियोसीकल स्फिंक्टर है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द इलियम एंड जंक्शन बिटवीन द सीकम एंड कोलन। सीकम बेटे एक ब्लाइंड पाउच है, इसका पहला पार्ट है ब्लाइंड पाउच है, जिसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसको अपेंडिक्स कहते हैं। कोलन का मैंने आपको बताया था, जल्दी से बताओ कौन से पार्ट, असेंडिंग, ट्रांसफर। असेंडिंग राइट पे होती है लेफ्ट पे, आपके राइट, सबके राइट पे असेंडिंग, ट्रांसफर डिसेंडिंग लेफ्ट पे होती है। रेक्टम लास्ट पार्ट है एंडिंग विद एनस व्हिच इज सराउंडेड बाय टू स्फिंक्टर, मैंने आपको बताया था, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल स्मूथ मसल का बना हुआ इनवॉलेंट्री है, एक्सटर्नल किसका बना हुआ है, स्केलेट। अच्छा बच्चों में ये भी इनवॉलेंट्री होता है, इसलिए बच्चे अपने फीसिस नहीं रोक पाते, उनको पैम्पर्स वगैरह लगाने पड़ते हैं। उसकी वजह यही कि बेटे इम्यून इतना अच्छा डेवलप नहीं होता, लेकिन एक एज लिमिट से जब ऊपर चला जाता है बच्चा, तो इसमें मुकम्मल उसके एक्सटर्नल जो है वो स्केलेटल मसल डेवलप हो जाते हैं और उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन आपकी बनी है। इसमें सिग्मॉइड देखो कौन सा है, जो मैं आपको कल बताना चाह रहा था, ये सिग्मॉइड है। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, ये सिग्मॉइड का पोर्शन। और ये सेंटर में क्या गया, रेक्टम आ गया, जॉइंट पैनल कैनाल में एम्प्टी हो रहा है। तो फंक्शन क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बेटे, अभी तक हमने सारे पार्ट्स किए, कहीं पे हमने ये नहीं बोला कि खाने में जो पानी पिया था वो किधर गया, जो साथ सॉल्ट लिए थे वो किधर गए। वो सब चीजों को बाईपास करके किसमें एब्जॉर्ब होना शुरू होते हैं, आके लार्ज इंटेस्टाइन। आपका जितना पानी और जितने भी आपके नमकियात है सारे एब्जॉर्ब होते हैं। और क्या काम कर रहा है, एक यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी है, कोई म्यूचुअलिस्टिक, कौन सा है, विटामिन के। इसमें एक बैक्टीरिया का जिक्र किया था मैंने आपसे, ई कोलाई, इस्करिचिया कोलाई, वो बैक्टीरिया में आई थी, वो यहाँ पे आता है, विटामिन के बनाता है। स्टोरेज ऑफ फीसिस, फीसिस पास करने से पहले यहाँ स्टोर होती हैं, और फीसिस में सारा वो मटेरियल होता है जो हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, जिसके एंजाइम हमारे पास नहीं। चलो मुझे एमसीक्यू बता, एमसीक्यू साथ साथ करेंगे तो बात बनेगी। लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय एक्शन ऑफ, कैसे पता लगा, लुब्रिकेशन के वर्ड की वजह से, वरना तो डाइजेशन तो बाकी भी पैनक्रियाटिक जूस भी करवा रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस भी करवा रहे हैं। गुड। oval shaped mass slightly, yes, partial. Which of the following intestinal protease is released in inactive form? इसका पेप्सिन आंसर क्यों नहीं किया,
स्टेटमेंट में इंटेस्टाइनल है, जब इंटेस्टाइन आएगा तो पेप्सिन नहीं आएगा, पेप्सिन इंटेस्टाइन से पहले होता है, स्टमक में प्रोड्यूस होता है। ट्रिप्सिन पर ट्रिप्सिनोजिन की फॉर्म में आता है, जो किस में बन जाता है, ट्रिप्सिन बन जाता है बाय द एक्शन ऑफ बीटा। ये बताओ। वेरी गुड। हालांकि लिवर भी सही है, लेकिन स्टेटमेंट में क्या बात लिखी जो गॉल ब्लैडर की तरफ जा रही है, डज नॉट प्रोड्यूस एनी, लिवर सिक्रीशन प्रोड्यूस करके एसोसिएटेड है, गॉल ब्लैडर विदाउट प्रोड्यूसिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी, वो सिर्फ स्टोर करता है बाइल को। वेरी गुड, पढ़ना शुरू हो गया अब सही से जी। वेरी गुड। इमल्सिफिकेशन में बाइल पिगमेंट का खास कोई रोल नहीं, सारा रोल ही कोलेस्ट्रॉल का है जो बाइल के अंदर, जैसे बाइल सॉल्ट के साथ। ऑल ऑफ दीज करके दिल तो किया होगा थोड़ा सा। अमाइलेज, लाइपेज एंड सोडियम बाइकार्बोनेट स्लाइवा का भी पार्ट है, पेनक्रियाटिक जूस का भी पार्ट है। अगला बताओ। यार बाइल प्रोड्यूस तो करता ही है, फैट नहीं आना चाहिए। हाँ, बाइल में एंजाइम नहीं होते, बाइल इज द सिक्रीशन। देखो सलाइवा एंजाइम है कि नहीं, मुझे एकदम ना कभी कभी ऐसे लगना शुरू हो जाता है मैं फर्स्ट टाइम इस क्लास में आया हूं, मैं बिल्कुल नए चेहरे देख रहा हूं, मैं इनको नहीं जानता और ये मुझे भी नहीं जानते। सलाइवा में कोई एंजाइम है कि नहीं? यार कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं बोलते? मैंने पूछा सलाइवा में कोई एंजाइम है कि नहीं? ये क्या हमिंग साउंड आनी शुरू हो जाती है अजीब सी एक। भाई क्लियर कॉन्फिडेंस है, अगर नहीं भी है तो कह दो नहीं है, नहीं तो बोलो कम से कम, ना हाँ बोलना ना ना बोलना, वो दरमियान में फिरते रहना बस के कोई जो हाँ बोले हाँ 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 नहीं 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 नहीं, साथ ही शुरू हो जाएंगे, आ जाओ मेरी बकरी और मैं। लिवर कंटेन्स द एंजाइम फॉर डाइजेशन, क्योंकि बेटे बाइल में कोई एंजाइम नहीं होते। तो अब समरी टेबल क्या हो गया? अब ये समरी टेबल है सारी डाइजेशन का, देख लो, शेयर तो मैं कर ही दूंगा आपसे, जरा इसको रिवाइज कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन हमारे तीन मेजर न्यूट्रिएंट जो हम डाइट में लेते हैं। यहां लिखी हुई सिक्रीशन, पहले सिक्रीशन देखते हैं कौन सी, माउथ में स्लाइवा, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस, ड्यूडेनम में पेनक्रियाटिक जूस, फिर वहीं पे बाइल, फिर इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस और फाइनल प्रोडक्ट लिखे हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट से शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्लाइवा में उसके लिए कौन सा एंजाइम है? अमाइलेज। लिपिड के लिए कौन सा है? लाइपेज। प्रोटीन के लिए नो एंजाइम, मैंने रेड में लिख दिया आप लोगों के लिए। गैस्ट्रिक जूस के लिए बताओ, कार्बोहाइड्रेट गैस्ट्रिक जूस में नो एंजाइम फॉर कार्बोहाइड्रेट, नो एंजाइम फॉर लिपिड बट कंटेन पेप्सिन फॉर प्रोटीन। पेनक्रियाटिक जूस में कार्बोहाइड्रेट के लिए अमाइलेज, लिपिड के लिए लाइपेज, प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन। बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं सारा, सर रिवीजन करवा रहा हूं। बाइल नो एंजाइम नो एंजाइम नो एंजाइम, किसी चीज के लिए एंजाइम तो है नहीं। हाँ लेकिन फैट के नीचे, लिपिड के नीचे ब्रैकेट में क्या लिख दिया? बाइल सॉल्ट फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अभी आपने एमसीक्यू भी किया बाइल सॉल्ट। इंटेस्टाइनल जूस कार्बोहाइड्रेट के लिए सुक्रेज, लैक्टेज, मैल्टेज, टेबल अभी टेबल करके गए हैं। लिपिड के लिए लाइपेज, प्रोटीन के लिए दो, अमाइनो पेप्टाइडेज एंड एरिप्सिन। अमाइनो पेप्टाइडेज का काम पॉलीपेप्टाइड को डाइपेप्टाइड में और एरिप्सिन डाई को अमाइनो एसिड। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिले? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, नीचे नजर नहीं आ रहा, फ्रुक्टोज, यही मोनोसेकेराइड है। लिपिड में हमें क्या चाहिए? और प्रोटीन में मेरे ख्याल में कोई भी इसमें कोई मुश्किल चीज थी नहीं, सिर्फ एक क्विक रिवीजन किया जो आपने पढ़ा सारा। चलो अब मुझे कुछ एमसीक्यू बताओ, जरा अच्छी रिवीजन कर लें। स्टार्ट्स इन, अगर यही मैं मैकेनिकल कर दूं तो ओरल कैविटी। वेरी गुड, सही जा रहे हो, बिल्कुल ठीक। ये बताओ अब मैकेनिकल डाइजेशन तीनों की कहां शुरू होती है? बेटे बिल्कुल क्लियर रखना इस कॉन्सेप्ट को। मैकेनिकल मतलब है सिर्फ मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग। क्या हो गया क्वेश्चन? हो गया, क्लियर हो गया? ये बताओ, तसल्ली से सवाल पढ़ना। नॉन एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ लिपिड, एक तो ये, और आगे वर्ड क्या लिखा हुआ है? फाइनली। किसकी बात हो रही? बाइल की बात हो रही। एंजाइमेटिक वाली लिपिड की डाइजेशन कौन सी होती है? लाइपेज वाली। लेकिन ये किसकी बात है? बाइल की। और बाइल तो वैसे भी आपस की बात है। फाइनली ना भी लिखा होता
तो भी आंसर क्या होता? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बताओ। इसके बाद स्टेटमेंट के फिक्रे गौर से पढ़ना। केमिकल डाइजेशन तीनों दी में कोई मिसिंग है? तीनों लिखे हुए। एकम्प्लिश का मतलब है पूरी कहां पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टार्ट्स इन, आपका बेटा कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दोनों वहां से सिर्फ डाइजेस्ट ही नहीं होते, एब्जॉर्ब भी होने शुरू हो जाते। क्यों? एब्जॉर्प्शन ही तो है। हाँ देखो, वेरी गुड। वहां स्टार्ट था तो ओरल कैविटी, अब मेनली का आ गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन। ये गलत करोगे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन आंसर क्यों नहीं किया? स्टेटमेंट में ऑर्गन लिखा, ये पार्ट्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ये ऑर्गन मेंशन है, ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो पेनक्रियाटिक जूस है ना, उसमें तीनों के लिए एंजाइम होता है, तीनों के लिए। तो की पॉइंट्स क्या हो गए? अब सुन लो की पॉइंट्स। डाइजेशन ब्रैकेट में केमिकल लिखा है, ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड बिगिंस इन ओरल कैविटी व्हाइल दैट ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन केमिकल डाइजेशन। Digestion of carbohydrate, protein and lipid is mainly accomplished in small intestine by pancreas। सारे वही MCQ हैं, इनको मैंने लाइन में लिख दिया। Organ mainly responsible for digestion of carbohydrate, protein and lipid is pancreas। Absorption of food starts in oral cavity and mainly takes place in absorption of water and minerals take place in only एक ही है, वो mainly हो ना हो उसका आंसर एक ही है, वो क्या होगा? Large intestine only। Thank you very much. That's it for today.